नमस्कार साथियों, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम बात करें थे अपने हिंदी साहित्य की, तो हिंदी साहित्य में हम बीए थर्ड ईयर के पेपर सेकंड के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो जो पिछली क्लासों में हमने हिंदी साहित्य के बीए थर्ड ईयर के जो थर्ड पेपर के बारे में चर्चा की थी, अब आगे हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो अब किसके बारे में चर्चा चल रही है, अपने शब्द शक्ति। तो शब्द शक्ति के बारे में हम आज क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और पिछली क्लासों में जो हमने चर्चा की थी वो किसको लेके की थी, कौन सा टॉपिक था, पहले वाला अपना अलंकार। तो अलंकार के बारे में हमने क्या की थी, पिछली कक्षाओं में चर्चा की थी। तो अलंकार के बारे में जो हमने चर्चा की थी उसका एक बार क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो अलंकार की मैंने क्या बताई थी, इसमें परिभाषा बताई थी, अलंकार क्या होता है, इसका महत्व क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, अलंकार की परिभाषा क्या होती है, कितने प्रकार के अलंकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये सारी सब कुछ कौन सी क्लास में होता है, अपने पिछली कक्षाओं में। अब बात करें अलंकार की, तो अलंकार अपने दो प्रकार के थे, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। अब शब्द अलंकार और अर्थालंकारों को अलग अलग हमने क्या किया था, अध्ययन किया था। तो शब्द अलंकारों में तो हमने अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, प्रकाश आदि अलंकारों को क्या किया था, विस्तार से अध्ययन किया था। और फिर बात करते हैं अपने अर्थालंकारों की। तो अर्थालंकारों में हमने उपमा हो गया, रूपक हो गया, उत्प्रेक्षा हो गया, विभावना हो गया, तो जो भी ये आपके अलंकार थे सबकी हमने क्या की थी, विस्तार से चर्चा की थी। और फिर आगे जैसे हम चले थे तो आगे फिर हमने कौन सा टॉपिक था अपना नेक्स्ट, शब्द शक्ति। तो अलंकारों के बाद में हम बात करते हैं किसकी, शब्द शक्ति की। तो शब्द शक्ति क्या होती है, शब्द शक्ति की परिभाषा क्या है, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से प्रकार है, इन सब के बारे में क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं किसकी, शब्द शक्ति की। तो शब्द शक्ति का अर्थ क्या है, शब्द शक्ति की परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले हमको क्या जानना है कि शब्द शक्ति होती क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका महत्व क्या है। तो शब्द शक्ति किसे कहते हैं, शब्द में निहित कार्य व्यापार को ही क्या कहते हैं, हम शब्द शक्ति कहते हैं। यानी जो शब्द के अंदर जो निहित व्यापार है, यानी जो शक्ति है, वही क्या कहलाएगी, शब्द शक्ति। यानी शब्दों का हम किस प्रकार से प्रयोग करें कि वो, जैसे मान लो कि आपके सामने कोई शब्द है, तो उसका वाक्यों में आप इस प्रकार से प्रयोग करो कि फिर क्या हो, वो उसका अर्थ क्या हो, प्रभावी हो। यानी अर्थ क्या करेगा, उसका प्रभाव छोड़ेगा। तो अर्थ प्रभाव छोड़ेगा तो फिर क्या कहलाएगी, वो शब्द शक्ति कहलाएगी। यानी उस शब्द के माध्यम से आपने क्या कर दिया, उसके कार्य व्यापार में ही क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। तो शब्द में निहित कार्य व्यापार को दर्शाने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, शब्द शक्ति। यानी शब्द में निहित कार्य व्यापार को ही क्या कहते हैं, शब्द शक्ति कहते हैं। फिर बात करी थी हमने आगे किसकी, शब्द शक्ति के प्रकारों की। तो फर्स्ट नंबर पे क्या था, आपके अभिधा, और एक था आपके लक्षणा, और एक है व्यंजना। यानी शब्द शक्ति के कितने प्रकार हो गए, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अब बात करते हैं अभिधा की। तो अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं, और लक्षणा शब्द शक्ति किसे कहते हैं, व्यंजना किसे कहते हैं। तो अब अभिधा की बात करते हैं हम। तो अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं, यानी जो शब्द शक्ति जिसके हमको क्या हो, प्रचलित अर्थ, यानी ऐसी शब्द शक्ति जिससे हमें कौन सा अर्थ मालूम हो, प्रचलित या लोक प्रसिद्ध अर्थ की प्रतीति हो, वहाँ पे कौन सी शब्द शक्ति होगी, अभिधा शब्द शक्ति। यानी अभिधा के बारे में, यानी जो प्रचलित अर्थ हो या सामान्य अर्थ हो, ऐसे भी बोल सकते हैं, सामान्य अर्थ भी ले सकते हैं, प्रचलित अर्थ से भी ले सकते हैं, लोक प्रसिद्ध अर्थ से भी ले सकते हैं। यानी कैसा अर्थ होना चाहिए, प्रचलित या लोक प्रसिद्ध अर्थ हो, वहाँ पे कौन सी शब्द शक्ति प्रयोग में लेते हैं, अभिधा शब्द शक्ति। जैसे मान लो मैं आपके सामने एक उदाहरण रखूँ, मैं क्या रखता हूँ, एक उदाहरण है। जैसे उदाहरण हो गया आपके सामने कोई भी मैदान हो, तो मैं ये बोलूँ आपके सामने कि मैदान में गधा चल रहा है। तो मैदान में गधा चल रहा है, क्या कर रहा है, मैदान में गधा घास चल रहा है। तो इससे आप क्या अर्थ लोगे, कौन सा अर्थ लोगे इससे आप सामान्य अर्थ तो लोगे, जो लोक प्रसिद्ध अर्थ है कि मैदान में क्या कर रहा है, गधा घास चल रहा है। यानी आप सबसे पूछोगे, सभी एक ही जवाब देंगे, मैदान में कोई गधा विशेष यानी कोई पशु विशेष है, वो क्या कर रहा है कि घास चल रहा है। अगर इसी वाक्य को हम शब्द शक्ति के अकॉर्डिंग अगर फेर बदल करके बोलते हैं, तो अब जैसे मान लो मैंने इसी वाक्य को कैसे बोलता हूँ कि पहले वाला वाक्य तो अपने आपके सामने क्या था कि मैदान में गधा चल रहा
है, या मैदान में गधा घास चर रहा है। अब आगे बात को इसी को दूसरे एंगल से यानी दूसरे प्रकार से हम बोलें तो जैसे इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मोहन गधा है। क्या है? मोहन गधा है। अब गधे का वहाँ पे अर्थ क्या था? एक पशु, क्या था? पशु विशेष। क्या था वहाँ पे अर्थ? पशु विशेष, यानी उसका अर्थ क्या जा रहा था वहाँ पे? अभिधा के अकॉर्डिंग लेते थे तो पशु विशेष, यानी कोई पशु विशेष है जो मैदान में क्या कर रहा है? घास चल रहा है। अगर सेकंड उदाहरण था आपके सामने कौन सा वाला कि मोहन गधा है। अब बात तो यहाँ पे कौन सा अर्थ आएगा फिर? मूर्ख। कौन सा आएगा? मूर्ख। कहने का मतलब है कि पहले वाले उदाहरण में तो आएगा गधा विशेष, यानी कोई पशु विशेष हो गया, और सेकंड नंबर का जो आपका उदाहरण था उसमें आएगा आपके मूर्ख, यानी मोहन गधा तो नहीं है, क्या है? मूर्ख है। गधा तो नहीं किंतु मूर्ख है, यानी मोहन क्या हो गया? गधा तो नहीं है, क्या हो गया? मूर्ख हो गया। तो शब्द क्या हो गया? इसमें शब्द का प्रयोग करने से हमारा अर्थ में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। तो वही शब्द शक्ति कहलाती है। यानी शब्द शक्ति क्या कहलाती है? शब्द में निहित कार्य व्यापार, यानी शब्द के माध्यम से आप कौन से कार्य व्यापार या कौन से कार्य व्यापार का वर्णन करना चाहते हो, या शब्द के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हो, यानी शब्द को आपने किस माध्यम से प्रयोग किया है। अगर आपने जिस माध्यम से, जिस शक्ति के माध्यम से प्रयोग किया तो उसका अर्थ भी उसी के अकॉर्डिंग आपको लगाना होता है। तो शब्द शक्ति समझ में आ गया ना? शब्द शक्ति क्या होती है? यानी जो शब्द में आपके शक्ति बनी हुई, यानी शब्द में जो निहित व्यापार है उसी को क्या कहोगे आप? शब्द शक्ति कहते हैं। अब बात करते हैं आगे शब्द शक्ति के प्रकारों की। तो शब्द शक्ति के 3 प्रकार हो गए, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। कौन कौन से प्रकार हो गए? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अब बात कर रहे थे हम अभिधा की, तो अभिधा में आपको कौन सा अर्थ लेना था? सामान्य, लोक प्रचलित और लोक प्रसिद्ध अर्थ। यानी कौन सा लेना है? जो बोलचाल में हो, यानी प्रचलित अर्थ हो, सामान्य अर्थ हो या लोक प्रसिद्ध अर्थ हो, उसको किसके अकॉर्डिंग लेते हैं? अभिधा। तो अभिधा शब्द शक्ति कहाँ क्या कहलाएगी? अभिधा शब्द शक्ति की, अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा क्या कहलाएगी? यानी जिस शक्ति के माध्यम से हम लोक प्रसिद्ध या प्रचलित अर्थ का प्रयोग करते हैं वो कौन सी शब्द शक्ति कहलाती है? अभिधा शब्द शक्ति। अब जैसे मान लो अभिधा शब्द शक्ति का आपके सामने एक उदाहरण देखते हैं। अब जैसे ये अभिधा शब्द शक्ति है तो इसका उदाहरण ले लेते हैं एक यहाँ पे। तो कौन सा उदाहरण आएगा? जैसे मान लो ये उदाहरण आ गया आपसे, मैदान में गधा घास चर रहा है। मैदान में गधा घास चर रहा है, तो इसका अर्थ क्या लोगे आप कि मैदान में क्या चल रहा है? गधा घास, यानी कोई पशु विशेष है वो क्या कर रहा है? घास चर रहा है। तो ये सामान्य सी बात होगी, यानी एक लोक प्रचलित या लोक प्रसिद्ध अर्थ हो गया। तो अगर आप इसको उदाहरण को अगर आप कहीं भी फॉलो करोगे तो सभी के साथ या सभी जगह से कौन सा अर्थ निकलेगा? यानी से एक ही अर्थ निकल रहा है, कौन सा? कि कोई गधा विशेष है या कोई पशु विशेष है। क्या हो गया? गधा यानी एक कोई पशु विशेष हो गया, यानी कोई जानवर हो गया, वो क्या कर रहा है? मैदान में घास चर रहा है। तो इसका सामान्य और लोक प्रचलित या लोक प्रसिद्ध अर्थ क्या हो गया? कि कोई गधा पशु है, कोई पशु विशेष है, वो क्या कर रहा है? मैदान में घास चर रहा है। या और कोई भी ले लो उदाहरण। तो कहने का मतलब ये कि जो भी आप उदाहरण लो उसके माध्यम से आपको क्या आना चाहिए समझ में, कि एक उसका लोक प्रसिद्ध या लोक प्रचलित अर्थ होना चाहिए। तो वहाँ पे कौन सी शब्द शक्ति होगी? अभिधा शब्द शक्ति। अब बात करते हैं सेकंड नंबर पे कौन सी शब्द शक्ति की? लक्षणा शब्द शक्ति की। तो लक्षणा शब्द शक्ति कहाँ पे होती है? लक्षणा शब्द शक्ति की क्या परिभाषा होगी वो ध्यान से सुनना आपको। तो लक्षणा शब्द शक्ति कहाँ पे होगी? तो लक्षणा शब्द शक्ति कहाँ पे होगी? यानी जिस शक्ति के माध्यम से, यानी जिस या शब्द के माध्यम से आप क्या करो? लक्षण के आधार पर, किसके आधार पर? लक्षण या गुण के आधार पर आप क्या करो? उसका प्रयोग करो, या अर्थ कैसा होना चाहिए? लक्षण या गुण के आधार पर आप अर्थ का प्रयोग करो। यानी लक्षणा शब्द शक्ति में क्या आएगा? आप अर्थ जो भी ढूंढोगे किसके आधार पर लेना होगा आपको? अर्थ के, वो गुण के आधार पर। यानी जिस शब्द शक्ति में अभिधा वाला अर्थ,
जिस शब्द शक्ति में अभिधा वाले यानी वाच्यार्थ को छोड़कर लक्ष्यार्थ का वर्णन हो वहाँ पे कौन सी शब्द शक्ति होती है? लक्षणा शब्द शक्ति होती है। यानी वाच्यार्थ वाला अर्थ आपको, यानी वाच्यार्थ यानी मुख्यार्थ, मुख्य अर्थ अभिधा में कौन सा लेते हैं? वाच्यार्थ यानी मुख्यार्थ। तो उसको छोड़कर जो आप कौन सा लो? गुण के आधार पर, लक्ष्यार्थ के आधार पर अर्थ ग्रहण करो, वहाँ पे कौन सी शब्द शक्ति कहलाएगी? लक्षणा शब्द शक्ति। तो लक्षणा शब्द शक्ति किस में आएगी? यानी लक्ष्य अभिधार्थ, यानी आपको कौन सा अभिधा वाला अर्थ क्या करना है? नहीं लेना, और अभिधा वाले अर्थ को छोड़कर अगर कोई दूसरा अर्थ निकलता है तो वो कौन सी शब्द शक्ति कहलाएगी? लक्षणा शब्द शक्ति। जैसे इसका एक उदाहरण लेते हैं, क्या करते हैं? एक उदाहरण लेते हैं। तो लक्षणा शब्द शक्ति का एक उदाहरण हो गया मोहन गधा है। क्या है? मोहन गधा है। और एक उदाहरण और ले सकते हैं आप इसमें, मोहन का मन पत्थर का है। मोहन का मन कैसा हो गया? पत्थर का। अब जो दो उदाहरण है ना आपके सामने, मोहन गधा है, तो मोहन गधा है क्या? नहीं है। अगर आप इसका अभिधा वाला अर्थ लोगे तो फिर क्या हो जाएगा? मोहन गधा हो जाएगा। तो आपको ये वाला अर्थ क्या नहीं हो रहा? यहाँ पे सही नहीं बैठ रहा। अभिधा वाला अर्थ क्या नहीं हो रहा? यहाँ पे सही नहीं बैठ रहा। तो फिर आपको किसके आधार पर अर्थ लेना पड़ेगा? लक्षणा के आधार पर। तो लक्षणा के आधार पर यहाँ पे आप अर्थ लोगे तो कौन सा अर्थ आपके सामने निकल कर आता है कि मोहन गधा है, यानी मोहन गधा तो नहीं, लेकिन क्या है? मूर्ख। क्या है? मूर्ख है। क्या है? मोहन मूर्ख है। यानी उसके लक्षण या उसके गुणों के आधार पर हमने क्या अर्थ ग्रहण किया है? यहाँ पे मूर्ख। क्या अर्थ ग्रहण किया कि वो क्या है? मूर्ख है। यानी गधे से कौन सा अर्थ ग्रहण किया हमने? यहाँ पे मूर्ख का। और अभिधा वाला में कौन सा अर्थ आ रहा था? एक पशु विशेष। यानी गधा किसके लिए आ रहा था? वहाँ पे एक पशु विशेष के लिए आ रहा था। तो अपने को यहाँ पे दो बातें ध्यान रखनी कि अगर अभिधा वाला अर्थ नहीं आता है, अगर अभिधा वाले अर्थ को छोड़ के कोई अगर अन्य अर्थ आता है, या लक्ष्यार्थ के आधार पर या लक्षण या गुणों के आधार पर अगर आप अर्थ ग्रहण करते हो, या आपको लक्षण या गुणों के आधार पर अर्थ मिलता है, तो कौन सी शब्द शक्ति कहलाएगी? लक्षणा शब्द शक्ति। अब बात करें इसके सेकंड उदाहरण की, मोहन का मन पत्थर का है। तो अब इसमें सेकंड उदाहरण क्या है आपकी कि मोहन का मन क्या है? पत्थर का है। तो मोहन का मन पत्थर का है क्या? हो सकता है क्या किसी का मन पत्थर का? हो सकता है क्या? तो मोहन का मन पत्थर का है। तो कहने का मतलब यहाँ पे होगा, अगर अब अभिधा वाला अर्थ ग्रहण करोगे आप, तो अभिधा वाले अर्थ के हिसाब से आपको क्या समझ में आएगा कि मोहन का मन तो किसका हो गया? पत्थर का हो गया। अब किसी का मन पत्थर का हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब यह क्या हो गया? हमको किसके आधार पर अर्थ ग्रहण करना पड़ेगा? लक्षणा के आधार पर। तो लक्षणा के आधार पर अर्थ ग्रहण करेंगे तो फिर यहाँ पे कौन सा अर्थ लोगे आप? मोहन का मन पत्थर है। तो यहाँ पे आपको अर्थ ग्रहण करना पड़ेगा कि मोहन का मन पत्थर का तो नहीं, किंतु मोहन का मन पत्थर का तो नहीं, किंतु पत्थर जैसा कठोर है। तो कौन सा अर्थ निकल कर आएगा यहाँ पे? कठोर। यानी उसका मन क्या हो गया? कठोर हो गया। यानी कठोर हृदय वाला या कठोर मन वाला इंसान वो हो गया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आप अभिधा वाला अर्थ ग्रहण करोगे तो आपकी कौन सी शब्द शक्ति आएगी? अभिधा। अगर आप लक्ष्यार्थ के आधार पर या लक्षण या गुणों के आधार पर अर्थ ग्रहण करते हैं, या उसका संदर्भ लक्षण के आधार पर लगाते हैं, तो वहाँ पे कौन सी शब्द शक्ति हो जाएगी? लक्षणा शब्द शक्ति। अब बात करते हैं आगे हम किसकी? व्यंजना शब्द शक्ति की। तो व्यंजना शब्द शक्ति की बात करें हम, तो व्यंजना शब्द शक्ति की बात करेंगे तो व्यंजना शब्द शक्ति कहाँ पे होगी? जहाँ पे अभिधा वाला अर्थ नहीं हो, या लक्षणा वाले अर्थ से भी अपना नहीं हो और अलग ही अर्थ आए, यानी कल्पना। कल्पना के आधार पर आप क्या करो? एक अलग ही अर्थ ग्रहण करो, यानी एक अलग ही अर्थ की क्या करो? आप प्रतीति करो। तो वहाँ पे कौन सी शब्द शक्ति हो जाएगी? व्यंजना शब्द शक्ति। और एक ऐसे भी कर सकते हैं इसमें, जैसे अभिधा वाला अर्थ भी हो, लक्षणा वाला भी अर्थ हो, यानी दोनों शब्द होते हुए भी अगर कोई तीसरा अर्थ अगर आ रहा है,
दोनों होते हुए भी अगर कोई तीसरा अर्थ आ रहा है तो वहाँ पे कौन सी शब्द शक्ति हो जाएगी? व्यंजना शब्द शक्ति। कौन सी हो जाएगी? व्यंजना शब्द शक्ति। तो व्यंजना शब्द शक्ति का जैसे एक उदाहरण लेते हैं आपके सामने। क्या लेते हैं? एक उदाहरण। अब बात करें आपके व्यंजना शब्द शक्ति के उदाहरण की, तो जैसे आपके सामने ये उदाहरण आ गया, कौन सा? संध्या हो गई है। क्या हो गई है? संध्या हो गई है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे संध्या हो गई है, तो सामान्य अर्थ क्या हो गया? शाम हो गई। क्या हो गई? शाम हो गई। अब बात किसकी हो रही है? इसकी, किसकी? व्यंजना की। तो व्यंजना के अकॉर्डिंग इसका अलग अर्थ कौन सा आएगा? संध्या हो गई है यानी शाम हो गई है। क्या हो गई है? शाम हो गई है। लेकिन व्यंग्य के आधार पर व्यंजना शक्ति कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति है? तो व्यंजना के आधार पर अगर कोई तीसरा या कल्पना के आधार पर, किसके आधार पर? सूझबूझ या कल्पना के आधार पर कोई अलग अर्थ निकल रहा है, अगर वो अलग अर्थ निकलता है तो वहाँ पे कौन सी शब्द शक्ति हो जाएगी? व्यंजना शब्द शक्ति। तो बात करते हैं संध्या हो गई है। कि क्या हो गई है? संध्या हो गई है। तो इसका सामान्य विधा वाला अर्थ हो जाएगा शाम हो गई है। लेकिन अगर हम व्यंजना के आधार पर इसका अर्थ लेंगे तो वहाँ पे क्या कहलाएगा? जैसे कोई सा भी आप प्रसंग के आधार पर अर्थ ले सकते हो। जैसे मान लो संध्या हो गई तो किसी के लिए क्या हो गया? कोई गाय चराने वाला है, मान लो। कौन है? गाय चराने वाला। अगर गाय चराने वाले के अकॉर्डिंग इसका अर्थ ग्रहण करेंगे तो उसके लिए क्या हो गया? घर चलने का समय हो गया। अगर मान लो कोई गाय चरा रहा है खेत में, अगर आप उससे जाके ये बोलोगे कि संध्या हो गई है, तो उसके दिमाग में क्या आएगा? सीधा है कि घर चलने का समय हो गया है। क्या आएगा उसके दिमाग में? कि घर चलने का समय हो गया है। फिर बात करते हैं आगे इसके दूसरे अर्थ की। तो मान लो अगर जैसे घर में मान लो रोज पूजा पाठ क्या करता हूँ? मैं खुद ही करता हूँ। जैसे मान लो मेरे घर में मैं पूजा पाठ क्या करता हूँ? शाम को मैं करता हूँ। अब जैसे ही मान लो शाम को मैं भूल गया, कुछ भी हो गया, शाम से हो गई अपने, क्या हो गई? शाम हो गई और मैं पूजा पाठ करना क्या हो गया? भूल गया। अब जैसे ही पापा आ गए मान लो, और वो पापा आते सीधे मेरे को क्या कहेंगे? कि संध्या हो गई है। तो कहने का मतलब क्या होगा? कि वो मेरे को ऐसे थोड़ी बोलेंगे डायरेक्ट कि पूजा वूजा करने का वक्त हो गया। वो क्या मेरे को आते ही सीधे क्या बोलते हैं? कि संध्या हो गई है। तो वो क्यों बोलेंगे मेरे को? कि रोज वो काम किसका था? सारा काम किसका था? वो मेरा था। तो वो सीधे ही आके मेरे को क्या बोलेंगे? कि संध्या हो गई है। तो उनके बोलने से फिर सीधे ही मेरे दिमाग में क्या होगा? एक सीधे ही वही आएगा कि क्या हो जाएगा? कि मुझे क्या, किसका समय हो गया मेरा? कि मेरा पूजा पाठ करने का क्या हो गया? समय हो गया। यानी कि मेरा किसका समय हो गया? पूजा पाठ करने का समय हो गया। तो कहने का मतलब क्या है? कि अलग अलग व्यक्ति अपने अलग अलग प्रसंगों के आधार पर या अपने अपने प्रसंग के आधार पर इसका अलग अलग अर्थ क्या करते हैं? लगाते हैं। तो संध्या हो गई है यानी पूजा पाठ करने का समय हो गया है, घर चलने का समय हो गया है। जैसे मान लो कोई कहीं गया हुआ तो कहने का मतलब उसके घर पे आने का समय हो गया है। तो संध्या हो गई से यहाँ पे अलग अलग हम कल्पना के आधार पर या प्रसंग के आधार पर क्या करना पड़ता है? या संकेत मात्र मिलता है। यहाँ पे क्या मिलता है अपने को? एक संकेत ही मिलता है थोड़ा सा अपने को, और सारा सब कुछ अर्थ अपने को अपनी कल्पना या सूझबूझ के आधार पर अपने को क्या करना पड़ता है? लगाना होता है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें व्यंजना शब्द शक्ति में। तो तीनों शब्द शक्तियों की बात चर्चा हो गई। अब बात करते हैं लक्षणा की। वापिस किसकी करते हैं? लक्षणा की। अब लक्षणा शब्द शक्ति की बात करते हैं तो लक्षणा शब्द शक्ति को कितने प्रकारों में बांट रखा है? यहाँ पे 4 प्रकार। कितने प्रकारों में बांट रखा है? 4 प्रकार। और इसको ऐसे कैसे उतारते हुए चलो नोट भी कर लेना साथ के साथ। क्या करते हुए चलना आपको? साथ के साथ जो उदाहरण जो दे रहा हूँ मैं, उसको उदाहरणों को भी आप क्या करना है? इनके साथ नोट करते हुए चलना। तो फिर उदाहरणों को आप नोट कर लोगे तो उदाहरणों के अकॉर्डिंग आपको अच्छे से क्या हो जाएगा? समझ में आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना आपको पूरा को। पहले तो इसको ऐसे कैसे उतार लेना आपको, और फिर आगे जैसे जैसे मैं जिसका उदाहरण दूँ, उस उदाहरण को भी उसमें ऐड करते हुए आपको क्या करना? आगे बढ़ना है। तो जिससे फिर क्या आगे आपके समझने में क्या रहेगी? आसानी रहेगी। अब बात करते हैं लक्षणा शब्द शक्ति की। तो लक्षणा शब्द शक्ति जो 4 प्रकार है, कौन कौन से? एक तो हो गई अपने रूढ़ा। कौन सी हो गई? रूढ़ा लक्षणा। एक हो जाएगी आपके प्रयोजनवती लक्षणा, और एक हो जाएगी आपके उपादान लक्षणा, और एक हो जाएगी आपके लक्षण लक्षणा। अब बात करते हैं किसकी? आपके रूढ़ा लक्षणा की। किसकी बात करते हैं?
रूढ़ा लक्षणा की। तो अब रूढ़ा लक्षणा की बात करें तो रूढ़ा लक्षणा की बात करने से पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए कि रूढ़ा लक्षणा होती क्या है। रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति होती क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, तभी तो आप आगे क्या करोगे, इसके उदाहरणों से समझ में आएगा। अगर सीधे ही मैं आपके सामने उदाहरण रखूंगा तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो इससे पहले अपने को क्या मालूम होना चाहिए कि रूढ़ा लक्षणा होती क्या है, यानी जो रूढ़ा लक्षणा है और रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति है ये कहाँ पे होगी। तो इसकी परिभाषा के बारे में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। तो अब इसकी परिभाषा के बारे में चर्चा करें तो रूढ़ा लक्षणा कहाँ होगी, जहाँ पे किसी रूढ़ि या परंपरा का प्रयोग लक्षणा के अर्थ में किया जाता है, यानी जहाँ पे किसी रूढ़ि या परंपरा का प्रयोग लक्षणा के अर्थ में किया जाता है वहाँ रूढ़ा लक्षणा होती है। तो लिखते चलो, जैसे जैसे मैं इसकी परिभाषा बता रहा हूँ उनको लिखते भी चलना आपको। तो रूढ़ा लक्षणा कहाँ पे होगी, जहाँ पे किसी रूढ़ि या परंपरा का प्रयोग लक्षणा के अर्थ में किया जाता है। रूढ़ि या परंपरा का प्रयोग लक्षणा के अर्थ में किया जाता है वहाँ रूढ़ा लक्षणा होती है। कौन सी शब्द शक्ति हो जाएगी वहाँ पे, रूढ़ा लक्षणा। या इसको इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं कि अगर लोकोक्ति या मुहावरे का प्रयोग जहाँ पे होता है, वहाँ पे यानी जिस शब्द शक्ति में अगर आप लोकोक्ति या मुहावरे का प्रयोग करोगे वहाँ पे कौन सी शब्द शक्ति कहलाएगी, रूढ़ा लक्षणा। कौन सी शब्द शक्ति आएगी वहाँ पे, रूढ़ा लक्षणा। अब बात करें हम रूढ़ा लक्षणा के उदाहरणों की। किसकी बात करते हैं, रूढ़ा लक्षणा के उदाहरणों की। तो जैसे मान लो आपके रूढ़ा लक्षणा का उदाहरण आ गया कि इंग्लैंड की पारी से हार। इंग्लैंड की क्या हो गई, पारी से हार हो गई। तो इंग्लैंड की पारी से हार क्या हो गई, इंग्लैंड की पारी से हार। तो यहाँ पे रूढ़ा लक्षणा कैसे आएगी, कैसे आएगी यहाँ पे रूढ़ा लक्षणा, यानी जैसे इंग्लैंड की पारी से हार, यानी इंग्लैंड की पारी से क्या हो गई, हार हो गई। तो यहाँ पे आप एक रूढ़ि यानी एक परंपरा बन गई। क्या बन गई, यहाँ पे एक रूढ़ि है, यानी जो लोग प्रसिद्ध लोग प्रचलित चला हुआ अर्थ है वो है। तो इंग्लैंड की पारी से हार से मतलब यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, इंग्लैंड की क्रिकेट टीम से, यानी इंग्लैंड की क्रिकेट टीम है उसकी क्या हो गई, एक पारी से क्या हो गई, हार गई, यानी वो पारी से क्या हो गई, हार गई। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक रूढ़ा यानी एक परंपरा बन गई, यानी एक फिक्स हो गया कि इंग्लैंड की पारी से हार से मतलब इंग्लैंड की टीम से हो जाएगा, यानी इंग्लैंड की कोई टीम है या क्रिकेट टीम है उसकी क्या हो गई, पारी से हार हो गई। तो इंग्लैंड की हम इंग्लैंड की टीम से या क्रिकेट टीम से अर्थ लेंगे, क्या लेंगे, इंग्लैंड का इंग्लैंड की क्रिकेट टीम से अर्थ लेंगे। या कोई मुहावरा आ जाए या कोई लोकोक्ति आ जाए, जैसे आपके सामने 9 2 11 होना, तो 9 2 11 होना क्या हो जाएगा, उसका सीधा अर्थ क्या हो जाएगा, भाग, यानी एक वो फिक्स हो गया, क्या फिक्स हो गया कि 9 2 11 होने भाग जाना। तो भाग जाने के अर्थ में क्या फिक्स हो जाएगा, यहाँ पे रूढ़ हो गया, यानी वो अर्थ क्या हो गया, रूढ़ हो गया। रूढ़ का मतलब हो गया उसके लिए क्या हो गया, वो फिक्स हो गया। इसलिए कहीं भी लोकोक्ति या मुहावरों का प्रयोग किया जाए तो वहाँ पे कौन सी शब्द शक्ति होगी, रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति। कौन सी शब्द शक्ति हो जाएगी, रूढ़ा लक्षणा। तो ध्यान रखना यहाँ से, एक तो इंग्लैंड की पारी से हार या राजस्थान वीर है, क्या है, तो राजस्थान वीर से मतलब क्या हो जाएगा, राजस्थान तो नहीं किंतु राजस्थान के लोग क्या हो जाएंगे, वहाँ पे वीर हो जाएंगे। अब बात करते हैं किसकी, प्रयोजनवती लक्षणा। किसकी बात करते हैं, प्रयोजनवती लक्षणा। तो प्रयोजनवती लक्षणा की बात करें हम आगे, तो प्रयोजनवती लक्षणा किसे कहते हैं। जैसे लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत पहला तो देखा हमने रूढ़ा लक्षणा, अब दूसरे नंबर पे बात करते हैं प्रयोजनवती लक्षणा। तो प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति क्या होती है, तो इसकी परिभाषा के बारे में चर्चा करें तो इसकी परिभाषा होगी, तो हाथ के हाथ क्या करना है आपको, परिभाषा को नोट करते हुए भी चलना है। तो प्रयोजनवती लक्षणा कहाँ पे होती है, यानी किसी विशेष प्रयोजन,
यानी किसी विशेष प्रयोजन या उद्देश्य के लिए हम किसी चीज़ का प्रयोग करें, यानी किसी विशेष प्रयोजन या उद्देश्य के लिए लक्ष्यार्थ का प्रयोग करें तो वहाँ पे कौन सी शब्द शक्ति होगी? प्रयोजनवती लक्षणा। यानी लक्ष्यार्थ का अर्थ हम किस रूप में करना पड़ेगा? विशेष प्रयोजन। किसके रूप में? विशेष प्रयोजन। विशेष प्रयोजन के रूप में अगर हम लक्ष्यार्थ का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे कौन सी लक्षणा होगी? प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होगी। अब विशेष प्रयोजन यानी विशेष उद्देश्य, या विशेष उद्देश्य भी बोल सकते हो आप इसको। यानी अगर हम लक्षणा का प्रयोग, यानी लक्षणा का प्रयोग किस में करें? हमें विशेष प्रयोजन के लिए या विशेष उद्देश्य के लिए अगर हम लक्षणा का प्रयोग करते हैं या लक्ष्यार्थ का प्रयोग करते हैं तो कौन सी शब्द शक्ति कहलाती है? वहाँ पे प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति। तो यानी कोई सा भी वाक्यांश होगा कोई तो उसमें आप लक्ष्यार्थ को विशेष प्रयोजन या विशेष उद्देश्य के अकॉर्डिंग प्रयोग करोगे तो कौन सी शब्द शक्ति कहलाएगी? प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति। अब बात करें इसके उदाहरण की। क्या करते हैं? अब इसके उदाहरण की बात करते हैं प्रयोजनवती लक्षणा के। यानी विशेष प्रयोजन के लिए हम अगर किसी लक्ष्यार्थ का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे कौन सी शब्द शक्ति पूरी, कौन सी शब्द शक्ति होगी? जैसे आपका उदाहरण है, आओ मेरे शेर, आओ मेरे शेर। तो ये उदाहरण आ गया आपके सामने कि आओ मेरे शेर। तो आओ मेरे शेर, तो इसमें क्या होगा? एक विशेष प्रयोजन के रूप में कवि ने क्या किया? इसमें प्रयोग किया, यानी आओ मेरे शेर। तो कहने का मतलब क्या हुआ? एक विशेष उद्देश्य या विशेष प्रयोजन के लिए प्रयोग किया गया, यानी जोर दे के कहा गया है इसमें लक्ष्य। यानी शेर से मतलब क्या हो जाएगा? शेर के समान बहादुर। क्या हो जाएगा? शेर के समान लीडर या बहादुर। तो आओ मेरे शेर, आप किसी कहोगे ना आओ मेरे शेर, ये तो मेरा शेर है, यानी बहादुर बेटा है। यानी जैसे कोई अपने बेटे के लिए क्या प्रयोग करता है? आओ मेरे शेर या मेरे वारे मेरे शेर। तो वहाँ पे क्या? एक विशेष प्रयोजन यानी एक विशेष उद्देश्य के लिए हम वाक्य का प्रयोग लक्ष्यार्थ के रूप में करते हैं। यानी जो लक्ष्यार्थ का प्रयोग करेंगे हम उसको क्या है कि विशेष उद्देश्य के रूप में क्या करेंगे? उसका प्रयोग करेंगे। तो विशेष उद्देश्य के लिए अगर हम प्रयोग करेंगे तो वहाँ पे कौन सी लक्षणा हो जाएगी? प्रयोजनवती लक्षणा। यानी आओ मेरे शेर। तो यहाँ को शेर के लिए थोड़ी करा कि कोई शेर आ गया जंगल से कि आओ मेरे शेर, यानी मेरे शेर आप क्या करो यहाँ पे आ जाओ। यानी विशेष प्रयोजन यानी विशेष उद्देश्य के लिए इस उदाहरण का प्रयोग किया गया है। यानी जो भी जिसके लिए भी इसका प्रयोग किया गया है वो क्या है? एक बहादुर और निडर व्यक्ति है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? विशेष उद्देश्य यानी उसके विशेष उद्देश्य के प्रकट करने के लिए इस वाक्य का प्रयोग करेंगे, आओ मेरे शेर, आपके बिना तो ये कार्य हो ही नहीं सकता। यानी इस काम को क्या कर सकते हो? आप ही इस कार्य को कर सकते हो। तो हम किसी को विशेष दर्जा दे या विशेष बात के लिए प्रयोग करें तो वहाँ पे प्रयोजनवती क्या होगी? प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होगी। तो आओ मेरे शेर, यानी कि ये काम तो आप ही कर सकते हो, यानी आओ मेरे शेर, यानी ओ मेरे बहादुर आप आओ। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि हमने इसमें विशेष उद्देश्य के लिए क्या किया? इस वाक्य को प्रयोग किया। एक बात होती है, एक उदाहरण और देख सकते हो, यह है ताजमहल कब पूरा होगा। एक उदाहरण ये लग सकते हैं हम, या ऐसे ले लो, क्या ताजमहल बनवाया है? क्या ताजमहल बनवाया है? तो कहने का मतलब है ताजमहल थोड़ी बनवाया उसने, यानी एक क्या विशेष उद्देश्य, यानी उस जो भी उसने मान लो कोई मकान बनाया, कोई बिल्डिंग बनाई, तो उसकी विशेषता क्या, उसमें जो विशेष बात है उसको दर्शाने के लिए हमने क्या कह दिया? वाह क्या ताजमहल बनवाया है। भाई इसने तो क्या ताजमहल बनवा दिया, यानी क्या शानदार बिल्डिंग बनाई, यानी कितनी अच्छी बिल्डिंग बनाई है। यानी जो भी उसने इमारत बनाई भाई कितनी अच्छी बनाई है, इसकी इमारत की विशेषता को दर्शाने के लिए हमने क्या कह दिया, यानी उस इमारत की जो विशेषता थी, जो विशेष उद्देश्य था उस इमारत को बनवाने का, उस उद्देश्य को या उसकी विशेषता को दर्शाने के लिए हमने क्या कहा कि वाह क्या ताजमहल बनवाया है।
यानी ताजमहल हो तो कैसा हो, ऐसा हो। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि प्रयोजनवती लक्षणा में क्या आएगा, किसी विशेष प्रयोजन या किसी विशेष उद्देश्य के लिए हम लक्ष्यार्थ का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होती है। कौन सी लक्षणा शब्द शक्ति होती है, प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति। अब दोनों को एक बार और समझ लो। अभिधा में तो सामान्य अर्थ लोगे आप, लक्षणा में आपको लक्षण के आधार पर अर्थ लेना, और व्यंजना में आपको कल्पना के आधार पर यानी संकेत मात्र मिलेगा आपको, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या भिन्न अर्थ, भिन्न यानी अलग ही अर्थ की कल्पना क्या करनी पड़ेगी, आपको करनी पड़ेगी। फिर हमने बात की थी लक्षणा शब्द शक्ति की, किसकी, लक्षणा की। तो लक्षणा की हमने रूढ़ा की बात की, तो रूढ़ा का लक्षणा के मतलब ये था कि अगर हम किसी रूढ़ी परंपरा को लक्ष्यार्थ के रूप में क्या करें, प्रयोग करें, यानी किसी रूढ़ी परंपरा का लक्ष्यार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है, वहाँ रूढ़ा लक्षणा होती है। क्या होती है वहाँ पे, रूढ़ा लक्षणा। या ऐसे भी कह सकते हैं कोई लोकोक्ति मुहावरों का प्रयोग हम करें तो लोकोक्ति मुहावरे भी किसके अकॉर्डिंग आएंगे, रूढ़ा लक्षणा के अंतर्गत आएंगे। फिर बात करी थी हमने किसकी, प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति की। तो प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति में हम लक्ष्यार्थ को किस रूप में प्रयोग करना है, किसी विशेष उद्देश्य या किसी विशेष प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए हमें प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति का क्या करना पड़ता है, सहारा लेना पड़ता है। तो आज आपके यहाँ तक दोनों शब्द शक्तियाँ हो गई। जो नेक्स्ट क्लास आएगी आपकी उसमें आपको लक्षणा, एक तो हो जाएगी आपकी लक्षण लक्षणा, एक है आप उपादान लक्षणा। तो लक्षण लक्षणा, उपादान लक्षणा और व्यंजना में जो आपके शाब्दिक व्यंजना और आर्थी व्यंजना, इन चारों के बारे में अगली जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे। और जो अपना कॉलेज केडी कॉलेज का जो ये ऑनलाइन क्लासेज हैं, तो चैनल को आप क्या करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना और चैनल को लाइक भी करना, जिससे कि आपके आगे जो भी क्लास होगी नेक्स्ट क्लास आपकी, तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो नेक्स्ट क्लास का जो भी वीडियो होगा आपके तुरंत आपके मोबाइल पे आपके पास आ जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलना। धन्यवाद।